देखा था कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने जो है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डिफरेंस है, सही है ना। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में हमने इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देखा था। अच्छा, मैं एक दफ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट की इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंस वापस से बावर करवा दूँ कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई पर्सनली फील कि 95% चांसेस हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा और डायरेक्ट मेथड के थ्रू आएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अच्छा सर, मेसर्स मार्वल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डिफरेंस है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिमेन द सेम, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डायरेक्ट वे में ही जो है वो बताई हुई होती हैं। तो सर डायरेक्ट मेथड में जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हो तो आपके पास सिर्फ 4 लाइन आइटम्स होते हैं यूजुअली: कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस और टैक्स पेड, सही है ना। तो सर टैक्स पेड जो है वो ऑलरेडी हम लोग जो है कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। यार बच्चों, हमारे उस्ताद आए हुए तो जो है जस्ट होल्ड ऑन विद मी फॉर अ मोमेंट। अच्छा जी, माजरत बच्चों, जो है नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, सही है, और टैक्स पेड। सर टैक्स पेड जो है हम लोग ऑलरेडी इनडायरेक्ट मेथड में जो है वो कैलकुलेट किए हुए हैं 20, वो मैं इधर मेंशन कर देता हूं। अच्छा सर टैक्स पेड जो है वो आपने उसकी कैलकुलेशन में कोई वेरिएंस नहीं लाए, भाई टैक्स पेड ऑलरेडी डायरेक्टली बताया हुआ है, तो वी डोंट नीड टू डू एनी कारीगरी विद दिस टैक्स पेड। वो मैंने जो है वही 20 लिख दिया, उसकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे टी अकाउंट हम लोगों ने बनाया है। अच्छा सर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, अच्छा यार कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स अगर आप एक बात नोट करो तो क्यों आपको रिसीव होगा? सर ऑब्वियसली आपका कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बच्चों एक मिनट, ये आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है। चलें, इट्स गुड टू गो। अच्छा सर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आपका इसलिए होगा क्योंकि आपने माल बेचा होगा या सर्विसेज दी होंगी। इट मीन्स यू नीड टू लुक आउट फॉर द P&L व्हेन यू आर सॉल्विंग द कैश फ्लो क्वेश्चन अंडर डायरेक्ट मेथड के आपका सेल्स कितनी है। आइडियली यूजुअली नॉर्मली जितनी आपकी सेल्स हैं उतना ही आपका कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर होना चाहिए। बट एक मिनट, अगर तो सवाल में आपका कोई रिसीवेबल दिया हुआ है, इसका मतलब है जितना सेल हुआ है उतना रिसीव नहीं हुआ, तभी आपका जो है रिसीवेबल दिया हुआ है। तो जो बचपन में आप लोग पढ़ते हुए आए कि अकाउंट रिसीवेबल का आपने टी अकाउंट बनाते थे और जो है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालते थे, तो बिल्कुल हमने उसी तर्ज पर हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा अगर कोई रिसीवेबल है उसका टी अकाउंट बनाना है। वी नीड टू प्लग इन सेल्स का फिगर इन दैट अकाउंट, और अगर कोई राइट ऑफ है तो वो आप क्रेडिट करेंगे या डिस्काउंट है तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा। अच्छा इधर एक सवाल आता है कि सर हम जो रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे वो ग्रॉस बेसिस पर बनाएंगे या नेट बेसिस पर बनाएंगे? तो सर याद रखें डायरेक्ट मेथड में अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो ग्रॉस बेसिस पर बनेगा, वो नेट बेसिस पर नहीं बनेगा, वो ग्रॉस बेसिस पर बनेगा। अच्छा सर हमें पता है, हमने अभी ग्रॉस बेसिस से निकाला हुआ है, हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस बेसिस पर है वो है 60 और 140, ओपनिंग है 60 और क्लोजिंग है 140, ठीक है सर। अब सर जो है क्या कहते हैं
हम देख लेते हैं हमारा अदर रिसीवेबल कितना है। अदर रिसीवेबल है 120 और 60 जो है वो ओपनिंग था, तो मैं इधर लिख देता हूँ 60 + 120 इट कम्स टू 180। सही है। और आपका जो क्लोजिंग है वो कितना आ गया, आपका जो क्लोजिंग है 140 + 100, ये आपका आ गया 240। सही है। अब सर आपका बैलेंस शीट को अगर आप इनकम स्टेटमेंट को रन थ्रू करो तो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है 654। तो आपको पता है कि रिसीवेबल जो है सेल्स की वजह से बढ़ता है, तो आपने 654 को जो है डेबिट कर दिया। और अगर आप सवाल को पढ़ो तो आपको याद है राइट ऑफ भी हुआ है, और राइट ऑफ रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो राइट ऑफ जो है वो मैंने क्रेडिट कर दिया 6 से। तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी कैश रिसीव्ड। ऐसा ही है सर। तो सर जल्दी से मुझे बताओ कैश रिसीव्ड कितना आ रहा है सर, जल्दी से बताओ कैश रिसीव्ड कितना आ रहा है सर। 588 ओके चले, दैट्स सो अमेजिंग। 588, तो सर ये मैंने इधर प्लग इन कर दिया 588। अच्छा सर कैश पेड टू सप्लायर, लेट्स कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, कैश पेड टू सप्लायर आप सप्लायर को पे क्यों करोगे? बिकॉज यू मस्ट हैव परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम और ऑन कैश फ्रॉम दैट सप्लायर। ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि सर हमने जितनी परचेज की है उतना ही पे किया होगा। तो सर परचेज ढूंढते हैं, मगर आपको पता है कि हमारे पास जो है सवाल में नॉर्मली पीएनएल और बैलेंस शीट दिया हुआ होता है, ट्रायल बैलेंस कम दिया हुआ होता है, तो परचेज होती नहीं है। मगर आपको याद हो बचपन में जब हम मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते थे तो परचेज के अकाउंट के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो है और इन्वेंट्री का सहारा लेते थे। तो सर अगर तो सवाल में परचेज दी हुई है तो तुमने फौरन परचेज को लेना है और अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बनाना है ताकि तुम कैश पेड टू सप्लायर निकाल सको। मगर अगर सवाल में परचेजेस नहीं दी हुई, जो कि नॉर्मली नहीं दी हुई होंगी, तो तुमने क्या करना है, तुमने जो है फिर इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाना है और उसकी मदद से तुमने परचेजेस का जो है फिगर निकालना है और फिर परचेजेस को अकाउंट पेएबल के अकाउंट में डालना है, सो दैट यू कैन अराइव एट कैश पेड टू सप्लायर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? देखो कैश पेड टू सप्लायर के लिए तुम्हें परचेजेस चाहिए, परचेज होंगी तो उतना ही पे किया होगा। मगर अगर सवाल में अकाउंट पेएबल है तो अकाउंट पेएबल का टी अकाउंट बना के परचेज उसके अकाउंट में प्लग इन करो और कैश पेड निकाल लो। मगर सर बाज़-औक़ात परचेज भी नहीं दी हुई होती, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सर उसके लिए जो है आपने फिर इन्वेंट्री के अकाउंट के जरिए परचेज का फिगर निकालना है, फिर परचेज को अकाउंट पेएबल में डालना है, देन यू विल बी एबल टू अराइव एट कैश पेड टू सप्लायर। तो आओ सर जल्दी से जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। अभी अगर हम सवाल को स्कैन करें तो सवाल में जो है हमारे पास जो है परचेजेस नहीं दी हुई, हमारे पास अकाउंट पेएबल भी दिया हुआ है। इसका मतलब है इन्वेंट्री के अकाउंट के ज़रिए हम परचेजेस निकाल लेते हैं। तो सर जल्दी से मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बना लेता हूँ। सर इन्वेंट्री का जल्दी से बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितना है सर, ओपनिंग क्लोजिंग कितना है सर इन्वेंट्री का, जल्दी से बता दो। 68 और 97, सही है सर। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है आप क्रेडिट करते हो, सही है ना, इन्वेंट्री के अकाउंट में क्रेडिट होता है। कितनी है? 458। तो सर बैलेंसिंग फिगर आपके पास परचेजेस कितनी आ रही है सर? सर बैलेंसिंग फिगर परचेजेस कितनी आ रही है सर, जल्दी से बताएंगे सर। 487। अब सर आइडियली जितनी परचेजेस है उतना ही पेड होना चाहिए, बट हमें पता है कि वी आर गिवन अकाउंट पेएबल का अकाउंट इन आवर क्वेश्चन, इट मींस जितनी परचेज हुई है उतना पे नहीं हुआ है। तो हम अब अकाउंट पेएबल के अकाउंट के जरिए जो है वी शैल ड्राइव कैश पेड टू सप्लायर। तो सर आए अकाउंट पेएबल का अकाउंट बनाते हैं। सर जल्दी से बताएं ओपनिंग क्लोजिंग कितना है अकाउंट पेएबल का, याद है ना वो ट्रेड इन अदर पेएबल्स में से हमने अकाउंट पेएबल कैलकुलेट किया था। ओपनिंग क्लोजिंग जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? $53 और 66, सही है, ऐसा ही है। 53, 66 परचेजेस को यहाँ क्रेडिट किया, जाहिर सी बात है परचेज की वजह से अकाउंट पेएबल बढ़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर बताओ कैश पेड कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। कैश पेड कितना आ रहा है? 474, ज़बरदस्त। तो ये हमने कैश पेड टू सप्लायर कैलकुलेट कर लिया। ऑनलाइन
फेसबुक वाले बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा? अच्छा सर, नाउ द लास्ट फिगर विच वी आर सपोज टू कैलकुलेट इज कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो सर कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस के लिए देखें, आप याद रखें, आपके जो पीएनएल में 3 किस्म के एक्सपेंसेस आते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। स्क्रीन ब्लर क्यों है? आपके नेट का इशू होगा। आप एक काम करो, अरबिया डिसकनेक्ट करके लॉग आउट करके आप वापस से लॉगिन करो, तो जो है आपको फिर इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, देखिए याद रखें, पीएनएल में 3 किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। एक वो एक्सपेंसेस जिसके अगेंस्ट आपको कभी भी कुछ पे नहीं करना, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। एक वो एक्सपेंस जिसके अगेंस्ट आपको कुछ पे तो करना है मगर आपने अभी तक पे नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं एक्रूवल्स या प्रीपेड। या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट आपने पे करना है और आपने पे कर भी दिया। याद रखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए आपको ये जो तीसरा वाला एक्सपेंस है ना, जो आपको पे करना था और आपने पे कर भी दिया, आपको वो चाहिए कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो सर ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं आपको, ये मेरे हैंडआउट में जो है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें भी जो है वो आपको मिल जाएंगी कि सर जब भी आप कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस निकालना चाहें ना, तो आप हमेशा सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पिक करें। अगर कोई फाइनेंशियल चार्जेस या कोई दूसरा एक्सपेंस है जो कोई दूसरी एक्टिविटी में आ रहा है, तो वो आपने माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पिक करना है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इधर मैं हेडिंग डाल देता हूं, मुझे चाहिए कैश पेड। बाजुकात आपको रिफंड भी होता है। अच्छा सर, टोटल आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, याद रखिएगा, अगर जो है लेट्स से इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह कोई शामिल होता तो आप वो माइनस कर देते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 68। अब सर आपको पता है 68 के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको कभी पे ही नहीं करने। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गई, तो आप इसको यहां से निकालें। क्यों? क्योंकि आपका एम क्या है? आपको वो एक्सपेंसेस चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे किया है। और इसी तरीके से वो एक्सपेंसेस आप यहां से माइनस करेंगे जो आपने पे करने मगर अभी तक पे नहीं किए। तो सर हम देख लेते हैं इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कौन से ऐसे एक्सपेंसेस शामिल हैं जो अभी तक पे नहीं हुए या कभी पे ही नहीं होंगे। सर एक तो हो गया इम्पेयरमेंट लॉस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, याद है ना, 50 और 11 का, 50 + 11 अगर आप रिकॉल करें, ये क्योंकि कभी भी पे नहीं होना तो यहां से माइनस कर दें। इसी तरीके से आपको याद है बेड डेट एक्सपेंस 10 का, हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था ग्रॉस वाली कैलकुलेशन में। अगर आप रिकॉल करें, ये ग्रॉस वाली कैलकुलेशन में हमने किया था ना कि टोटल पीएनएल में चार्ज हुआ होगा 10 का बेड डेट एक्सपेंस के नाम पर, तो ये भी नॉन कैश है। तो इसको भी आप क्या करेंगे? इसको भी आप माइनस करेंगे, क्योंकि आपको कौन से एक्सपेंसेस चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे करना है। अच्छा सर, इसके बाद जो है, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दो, कुछ बच्चों को शायद पता नहीं है कि क्लास सेशन स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से मैसेज कर दो सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन ऑन टाइमली बेसिस। अच्छा सर, बेडेड एक्सपेंस जो है वो आपका 10। अच्छा और बताओ, और जरा बताओ कि और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं हुए या जो पे होने थे अभी तक पे नहीं हुए या कभी पे नहीं होंगे। सर फाइनेंशियल चार्जेस वो हम ऑलरेडी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेके गए हुए हैं। अच्छा सर, इसके अलावा ग्रेचुइटी पेएबल है। ग्रेचुइटी पेएबल अगर आप देखें तो हमने ग्रेचुइटी का अकाउंट बनाया हुआ है। तो सर ग्रेचुइटी में अगर आप देखें तो ग्रेचुइटी में 6 का आपने पे किया है और 11 का एक्सपेंस है। इसका मतलब है 5 का वो एक्सपेंस है, 11 - 6, 5 का वो एक्सपेंस है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो डोंट यू थिंक कि अगर तो मुझे एक्सपेंसेस पेड निकालना है
तो ये जो ग्रेचुइटी एक्सपेंस है जो पे नहीं हुआ है 11 माइनस 6, 11 का टोटल एक्सपेंस माइनस 6 पेड का फिगर ये 5, वो भी मैं निकालूं? जी सर बिल्कुल। तो सर मैंने जो है ग्रेचुइटी एक्सपेंस नॉट पेड वो भी मैं माइनस कर देता हूं। तो 11 माइनस 6 कितना आ गया? 5। तो सर मुझे अब आप बताएं कि कोई और एक्सपेंस? नहीं सर मुझे अब याद नहीं आ रहा। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, अरे भाई वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल ही नहीं है, तो उसे मैं माइनस क्यों करूंगा? तो सर कोई एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जितना एक्सपेंस था अभी जो माइनस होके आएगा उतना ही पे हुआ है। तो बताएं कैश पेड, मेरे ख्याल से ये नेगेटिव फिगर आएगा। कैश रिफंडेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? कैश रिफंडेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है बच्चा? जल्दी से बताएंगे। -8। ज़बरदस्त। तो सर टेक्निकली मुझे जो है चूँकि शायद मैंने इजाफी पे कर दिए थे तो आई एम बीइंग रिफंडेड, तो सर मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस 8 में यहाँ मेंशन कर देता हूँ पॉजिटिव में, सही है ना, क्योंकि रिफंड हुआ है। तो अब 588 माइनस 474 प्लस 8 माइनस 20 करो। अगर हम अपनी जगह सही हैं, अगर तो हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको सही किया है तो ये 102 ही बनना चाहिए, जो कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बन रहा था। 102 ही बन रहा है। चलें सर, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आप लोगों को क्विकली रिकैप करवा देता हूं। सर आपको 4 फिगर्स निकालनी है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर और रिफंडेड फॉर एक्सपेंसेस, टैक्स पेड। टैक्स पेड का आप करने अकाउंट बनाना है, टैक्सेशन का अकाउंट बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग को प्लग इन करना है, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड आ जाएगा या टैक्स रिफंडेड आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए जो है आपने सेल्स का फिगर लेना है, बट आपको पता है कि नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल होता है, तो आपने जो है अकाउंट रिसीवेबल के फिगर को और टी अकाउंट बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का, सेल्स के फिगर को उसमें आपने डेबिट करना है, कोई राइट ऑफ हो आपका रिसीवेबल का तो वो आपने क्रेडिट करना है, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका अगर कैश पेड टू सप्लायर निकालना है तो आप जो है परचेजेस की फिगर को लें, क्योंकि जितना परचेज किया होगा उतना ही पे किया होगा। बट अगर परचेजेस का फिगर नहीं है तो आप इन्वेंट्री के अकाउंट के जरिए परचेजेस निकालें, जैसा कि हमने अभी किया है। और आप जो है उस परचेजेस को अकाउंट पेएबल के अकाउंट में डालें ताकि आप अकाउंट पेएबल के अकाउंट के जरिए कैश पेड टू सप्लायर निकाल लें। उसके बाद कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस या कैश रिफंडेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, जो कि थोड़ा सा जो है टेक्निकल एरिया है। तो सर आप याद रखें, आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस हों, आपका बॉटम लाइन क्या है? आपको वो एक्सपेंस चाहिए जो किसी और एक्टिविटी में ना आ रहा हो और उसके अगेंस्ट आपने कैश पे कराओ। तो आपके पास जो भी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपने लेने, उसमें से वो एक्सपेंसेस जो कभी भी पे नहीं होने वो निकाल दें। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, जैसा कि हमने किया। और वो एक्सपेंसेस जो आपके पे होने मगर अभी तक पे नहीं हुए, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेचुइटी एक्सपेंस है, उसमें आपने 11 चार्ज किया था मगर अभी तक 6 पे हुआ है, 5 पे नहीं हुआ, तो आपने वो भी निकाल लिया। तो आपके पास कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ जाएगा या कैश रिफंडेड फॉर एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो सर आई होप आपको क्लियर है डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी।